सिप को लेकर ना इंटरनेट पे इतनी कंफ्यूजिंग बातें हैं कि पूछिए मत। कहीं कोई कहता है सिप बिल्कुल मत करो, तो कोई वीडियो दावा करता है कि भाई अमीर बनने का तो यही एक रास्ता है। तो आखिर सच क्या है? तो सवाल यही उठता है। और ये सवाल लगभग हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है। चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और डेटा के आधार पर देखते हैं कि असलियत है क्या। तो चलिए इन सब बातों को साइड में रखते हैं और सीधे सीधे डेटा देखते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये टेबल भारत की टॉप 50 और 500 कंपनियों मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में की गई एसआईपी के रिटर्न्स दिखा रही है। अब यहाँ देखिए, चाहे 1 साल की बात हो या 15 साल की, रिटर्न्स लगातार महंगाई से कहीं ज्यादा रहे हैं। मतलब औसतन 13 से 15% के रिटर्न्स, जो फिक्स डिपॉजिट से लगभग दुगने हैं। और ये सब पाने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो डेटा तो एकदम साफ साफ बता रहा है कि लंबे समय में एसआईपी पैसा बनाने का एक बहुत ही दमदार तरीका रहा है। तो ये तो तय है कि पैसा बनता है, लेकिन वो तभी बनता है जब एसआईपी सही तरीके से की जाए। जब लोग गलत तरीके से करते हैं तभी तो कहते हैं कि उनका पैसा डूब गया। तो चलिए एसआईपी को सही तरीके से करने की इस आसान सी 4 स्टेप की जर्नी को समझते हैं। कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी और पहला कदम है ये जानना कि आखिर ये पैसा है किस लिए। मतलब एकदम क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना। सलमान खान का ये फेमस डायलॉग इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी एकदम फिट बैठता है। और यहीं से आता है कमिटमेंट अमाउंट का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ऐसी रकम जिसे बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, हम लगातार इन्वेस्ट कर सकें। इसका सीधा सा मतलब है कि एसआईपी सिर्फ उसी अमाउंट से शुरू करनी चाहिए जिसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हों। चाहे बाजार में आंधी आए या तूफान, अपना निवेश रुकना नहीं चाहिए। यकीन मानिए, यही मार्केट की उठापटक से बचने और लंबे समय में कामयाब होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर। मतलब किसी खास फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए कितने की एसआईपी करनी होगी, उसकी एकदम सटीक कैलकुलेशन कैसे करें। इस 4 स्टेप की प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। उससे ये सब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि लक्ष्य है बच्चे को डॉक्टर बनाना और आज के हिसाब से इसकी पढ़ाई का खर्चा है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ ना लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो महंगाई को भूल जाते हैं। सोचिए 10 साल बाद 10 लाख की वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी? बिल्कुल नहीं। अगर हम 5% की औसत महंगाई भी मानकर चलें तो यही खर्चा बढ़कर करीब 16.3 लाख रुपए हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल की फ्यूचर कॉस्ट के लिए करनी चाहिए, आज की कॉस्ट के लिए नहीं। अच्छा, तो अब इस 16 लाख 3 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए अगर हम 12% का रिटर्न मानकर चलें तो करीब 8,000 रुपए की मंथली एसआईपी लगेगी। ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़ी रकम को छोटे छोटे रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आसानी से हासिल किया जा सकता है। एक और आम गलती, टैक्स को भूल जाना। इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि टारगेट से थोड़ा ज़्यादा पैसा जमा करने का लक्ष्य रखा जाए। ये एक सेफ्टी बफर की तरह काम करता है। मान लीजिए रिटर्न थोड़े कम मिले या महंगाई बढ़ गई, तब भी गोल पूरा हो जाएगा। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पर आते हैं। क्या करें जब पता चले कि गोल पूरा करने के लिए जितनी एसआईपी चाहिए उतनी हम कर नहीं सकते, मतलब कमिटमेंट अमाउंट से ज्यादा है। ये स्लाइड बिल्कुल उसी प्रॉब्लम को दिखाती है। मान लीजिए सारे गोल्स के लिए कुल मिलाकर 23,000 रुपए की एसआईपी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 20,000 रुपए ही हर महीने आराम से निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो 3,000 रुपए का गैप है, इसे कैसे पूरा किया जाए। इसके लिए कोई जादू नहीं होगा, कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल तरीका जरूर है। और इसका जवाब है स्टेप अप एसआईपी। ये एक बेहद प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें होता क्या है कि हर साल जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एसआईपी अमाउंट को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। ये डेटा स्टेप अप एसआईपी की असली ताकत को दिखाता है। देखिए, जहां 2 करोड़ के लक्ष्य के लिए 20,000 की रेगुलर एसआईपी करनी पड़ती, वहीं सिर्फ 10,000 की एसआईपी से शुरू करके और हर साल सिर्फ 10% बढ़ाकर भी वही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि बड़े से बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी और चौथे स्टेप पर आते हैं। एसआईपी तो करेंगे, लेकिन किसमें?
यानी सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक सीधी सलाह है कि बेसिक्स पर टिके रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीमैटिक फंड्स जो सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हैं और एनएफओस यानी न्यू फंड ऑफर्स से बचना चाहिए। इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इनका कोई लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं होता। पहले लार्ज, मिड और स्मॉल कैप जैसे जाने माने फंड्स को समझना कहीं ज़्यादा बेहतर है। जरा सोचिए, 2 फंड हैं। एक है नया फंड ए, जिसने पिछले 1 साल में 22% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, और दूसरा है पुराना फंड बी, जिसने 19% का रिटर्न दिया। पहली नज़र में कौन सा बेहतर लग रहा है? जाहिर सी बात है, फंड ए। लेकिन जब थोड़ी और पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि फंड ए तो सिर्फ 3 साल पुराना है, जबकि फंड बी का 12 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। हमेशा याद रखिए, लंबे समय में लगातार अच्छा परफॉर्म करना थोड़े समय के हाई रिटर्न से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। तो पहला म्यूचुअल फंड चुनते समय इस सिंपल सी चेकलिस्ट को फॉलो किया जा सकता है। पहला, फंड का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा हो, मतलब 10 साल से ज्यादा। दूसरा, उसने बाजार के हर उतार चढ़ाव में लगातार अच्छा परफॉर्म किया हो। और तीसरा, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुने जिसमें कोई कमीशन नहीं जाता। इससे एक्सपेंस रेशियो यानी फंड की लागत कम रहती है और रिटर्न ज्यादा मिलता है। और अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर इन 4 आसान लेकिन बहुत पावरफुल स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ में वो सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव क्या आ सकता है। एक सही शुरुआत की ताकत को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए।